अब हमने रेशियोज का चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम रेशियोज की जो कैलकुलेशंस हैं वो डिफरेंट पेपर्स के अंदर देखेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे। ईयर बाय ईयर बताते जाऊंगा, आप अपने पास नोट डाउन करो और फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये वाला ईयर है आपके पास, जरा नोट डाउन कर लो। अक्टूबर नवंबर 1731 लिख लो अपने पास। अक्टूबर नवंबर 1731। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? रिफर टू अपेंडिक्स 1 एंड अदर इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द गियरिंग रेशियो आफ्टर द टेक ओवर ऑफ वेंटो। अपेंडिक्स 1 देखना है, बाकी इंफॉर्मेशन देखनी है और क्या निकालना है? गियरिंग रेशियो आफ्टर द टेक ओवर। जरा केस स्टडी में जाके देखते हैं अपेंडिक्स 1 को और बाकी इंफॉर्मेशन। तो अपेंडिक्स 1 तो मेरा ये रहा, ठीक है। और जरा मैं टेक ओवर वाला पैराग्राफ भी देख लूं, जहां पर हमारे पास चीजें क्लियर हो जाएं कि बात क्या हो रही है। ओके, तो यहां पर बात ये हो रही है फाइनेंस ऑफ टेक ओवर। बिल्कुल, ये रहा। Following research, the operations director has recommended that KKS makes an offer to take over Vento, a business in the B2B segment in country X. KKS values Vento at 600 million. An offer based on this valuation would be financed by, हम न्यू इशू ऑफ शेयर करेंगे 400 मिलियन के और 200 का लोन लेंगे। अब ये दो डेटा हमें इफेक्ट करना है यहाँ पर अपेंडिक्स 1 के अंदर, और हमें गियरिंग रेशो निकालना है। मेरे भाई गियरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूला, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। लिख लो अपने पास गियरिंग रेशो का जरा फॉर्मूला लिख लो। नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। सही, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीकों से कैलकुलेट करते हैं। कितना तरीकों से कैलकुलेट करते हैं? एक है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और दूसरा तरीका है इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो, अब जब हम लोन ले रहे हैं तो उन्होंने क्या बोला, लोन कैसे आ रहा है? लोन आ रहा है 200, सॉरी जो हम टेक ओवर कर रहे हैं तो 200 मिलियन का हमारा लोन है और 400 मिलियन के हमारे शेयर्स हैं। बताता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर यहाँ पर ऑलरेडी देखूं मैं तो मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स कितने के हैं? 300 के, इसमें 200 और ऐड हो गए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो मेरे शेयर्स थे वो 600 थे, उसमें 400 और ऐड हो गए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है मेरा? नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉन करंट लायबिलिटी मेरी कितनी हो गई? 500। और कैपिटल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो इन सबको आप क्या कर दोगे? प्लस, तो 300, तो ये हो गया 800, 200, 1000। नहीं ना, ज्यादा होगा ना बेटा। 300, 600 कितने होते हैं भाई? 800 और 300 कितने हुए? 1100, 600, हाँ 1700। तो ये बाकी जो एडिशन हुआ वो भी तो ऐड होगा ना, वो भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बन गया ना। बच्चे ये तो गलती करते हैं कि जो एडिशन होता है उसको क्या यूं, ये जो 400 मिलियन शेयर्स में आए और 200 मिलियन लोन में आए, ये भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बन गया ना। बच्चे ये गलती करते हैं। तो ये हो गया कितना? 2300। तो 500 अपॉन 2300 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, ऑपोजिट बोल रहे हो। एनसीएल अपॉन इक्विटी है, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है। जरा देखो आंसर निकालो क्या आ रहा है। 5 अपॉन 23 मल्टीप्लाई बाय 100। सफान, 5 अपॉन 23 मल्टीप्लाई बाय 100। 21.79%। देखते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। बिल्कुल 21.74% लिखा हुआ है, वो राउंडिंग का सिनेरियो होगा इसमें। तो वही 500 अपॉन 2300, हर चीज एक एक स्टेप दिखाया तो हमें पूरे 4 मार्क्स मिल गए। पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर बाकी काम करना है। हाँ, 4 मार्क्स का ये कैलकुलेशन करने के 4 मार्क्स। हाँ, कैलकुलेशन समझ लो तुम्हारा P3 में जान बचाएगी और अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो अगली लाइन बोल रहा है
refer to line 24 till 28. Calculate the difference between the current and proposed annual depreciation expense of the IT equipment to be purchased in 2018. ये बोले करंट पॉलिसी उसके हिसाब से क्या आएगा, जो प्रपोज्ड है उसके हिसाब से क्या आएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालो। तो लाइन 24 से 28 पे जाके जरा देखते हैं क्या सिनेरियो है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है, इन 2018 केकेएस प्लान्स टू इन्वेस्ट 20 मिलियन इन आईटी इक्विपमेंट। करंट पॉलिसी क्या है कि 5 साल पे आप डेप्रिशिएट करो, जिसमें रेजिडुअल वैल्यू होगी 5, यानी ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू और लाइफ। अब ये बोल रहे हैं नई पॉलिसी क्या है, दैट अब डेप्रिसिएशन होगी, लाइफ हो गई 3 इयर्स, पहले कितनी थी, और अब एस्टिमेटेड लाइफ कितनी हो, और 8, तो दोनों में सारा वापस कैलकुलेशन करो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो इनिशियली मेरे पास क्या थी 5 और अपॉन 5, और दूसरा में क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो पहले वाले में क्या आंसर आ रहा है 3 और दूसरे वाले में 4, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 मिलियन का डिफरेंस आपको बताना है कि 1 मिलियन से आपकी डेप्रिसिएशन, यहां पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सही है, एग्जैक्टली क्लियरली बताना है उसे। देख लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। बिल्कुल, चेंज इज $1 मिलियन, पूरा दिखाएंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपका था 4 मार्क्स का, ठीक है, फॉर्मूला का 1 मार्क और बाकी सारे अलग मार्क्स। अच्छा भाई, यहां पर वापस गेयरिंग रेशियो इसने दे दिया, बोल रहा है रेफर टू लाइन 49 टिल 57। किस किस को देखो, लाइन 49 टिल 57 एंड टेबल 1। कैलकुलेट gearing ratio assuming all 60 million is obtained from loans। पहला gearing ratio कैलकुलेट करो ये सोच के कि जो 60 मिलियन पूरा का पूरा आ रहा है वो लॉन्ग टर्म लोन से आ रहा है। तो लाइन क्या है 49 टिल 57 और टेबल 1। तो जरा देखते हैं, टेबल 1 यहां पर आ गया, 49 टिल 57 आपका ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, जरा देख लेते हैं इसको। अच्छा, Sasha, HA's finance director, has been considering alternative sources of finance to pay for future strategic expansion plan. Sasha has estimated that HH will need to raise around $60 million over the next 2 years to finance both the refurbishment of some existing hotels and pay for the growth options. तो ये सारा सिनेरियो उसने बता दिया। अच्छा, बाकी इन्होंने क्या बोला, Sasha preferred source of finance is the new issue of shares. This option would lead to dividend per share falling for at least 2 years. अगर वो ये ऑप्शन पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है और ज्यादा शेयर्स इशू होंगे, लेकिन एनुअल डिविडेंड उतना ही दे रहे हैं, तो डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिविडेंड सेम रखना चाह रहे हैं, कम नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स शायद गुस्से में भी आए। शी नोज दैट हैरी जो ओरिजिनल ओनर है वो चाहता है कि भाई लोन से पैसा ले लो, वो अपनी ओनरशिप सेल करना नहीं चाह रहा। तो जरा भी केस को देखते हैं, स्कैन करते हैं क्या सिनेरियो होता है। गियरिंग रेशो का फॉर्मूला तुम्हें शायद अब याद होगा, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट लायबिलिटी अभी हमारे पास कितनी है मेरे भाई, 85 मिलियन, इसमें फर्दर 60 मिलियन ऐड होगा, फर्दर 60 मिलियन। फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मजे की बात है पहले से दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पता हूं यहाँ पर क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में 85 प्लस 60 डालेंगे तो हो गया आपका 145, क्या हो गया, और खामोशी से अपॉन 200 लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे भाई जब तुमने 60 मिलियन का लोन लिया है तो वो लोन तुम्हारे पास बैंक में या कैश की सूरत में आया होगा, तो उसने कैपिटल को भी इंक्रीज तो किया ना। तो यही यहाँ पर भी 60 आप क्या करोगे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 60 ऐड नहीं करते और ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 145 अपॉन 260 मल्टीप्लाई बाय 100, जरा कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ तूफान। 145 अपॉन 260 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, और ये जो मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी ना मैं करने का बोला था, उसमें भी सारी मिस्टेक्स डिस्कस की। 55.76%, which means the business will be highly geared. बिजनेस क्या हो जाएगा, हाईली गियर्ड हो जाएगा, विच इज नॉट गुड, कि अच्छा खासा पैसा आपका इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है, विच मीन बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है। जरा देख लेते हैं एक दफा आंसर, ठीक है। 55 पॉइंट क्या बताया तुमने, वही राउंडिंग ऑफ में शायद सिनेरियो को 55.8% दिया हुआ है।
अच्छा, अगर इसमें मैंने बोला था ना दो तरीके हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर निकालते तो भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टूडेंट्स ही बैठे हुए होते हैं, तो अगर नॉन करेंट लायबिलिटी अपॉन इक्विटी से भी निकालते तो एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिए, लेकिन हम अपनी मेथड पे चलेंगे। आते हैं नीचे, अब बोल रहा है डिविडेंड पर शेयर 2018, अज्यूमिंग 60 मिलियन आपने कहां से ऑब्टेन किया है, 20 मिलियन शेयर इशू करके। कैसे इशू, कैसे रेस किया है, 20 मिलियन के शेयर इशू करे हैं, जिसमें कितने रेस हुए हैं, 60। तो अगर 60 मिलियन को तुम 20 से डिवाइड करते हो तो तुमने एक शेयर कितने का इशू किया है, 3 मिलियन, सॉरी $3 का, कितने का इशू किया है, $3 का। सर आप देखते हैं यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर निकाल, अब जरा यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या बोला है कि टोटल एनुअल डिविडेंड चेंज नहीं होंगे, वो 8 मिलियन ही रहेंगे। वो कितने रहेंगे, 8 मिलियन। अच्छा, पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 40 मिलियन, और इन्होंने खुद बता दिया कि 20 मिलियन और इशू हो गए, कितने हो गए, तो कुछ भी नहीं करना तुम्हें, 8 मिलियन को डिवाइड करना है तुम्हें 60 से, करो जरा डिवाइड, डिविडेंड पर शेयर आ जाए। एट अपॉन 60, डिविडेंड पर शेयर, तो टोटल डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे बेटा, $0.133। ठीक है मेरे भाई, इतने पर शेयर मिलेंगे, चेक कर लेते हैं जरा। बिल्कुल ऐसा ही, $0.13। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी है, तो इसने इधर ही मार्क्स दिए कि इन्होंने 8/40 से ही कैलकुलेट कर दिया, यानी पुराने नंबर ऑफ शेयर्स पे ही कैलकुलेट। तो एग्जामिनर देखो, अगर तुम फॉर्मूला वाइज और तमीज से चलोगे तो एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेशन में इतने आराम से काटता वो दे देता है। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना। मेरे साथ क्या दुश्मनी थी, कुछ भी रेट डाल देता, मैं पेपर भरा था। अच्छा, अब ये देखो, वापस गेयरिंग रेशो मांग रहा है और डिविडेंड यील्ड मांग रहा है। क्या मांग रहा है, गेयरिंग रेशो और डिविडेंड यील्ड, रिफर टू अपेंडिक्स एंड कैलकुलेट, कुछ और करने की बात नहीं है। तो अपेंडिक्स पे जाते हैं, क्या हुआ है सिनेरियो, ये रहा, गियरिंग रेशो मांग रहा है। गियरिंग रेशो का फॉर्मूला आप शायद आपको याद हो गया होगा, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरे भाई नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 75, कैपिटल 135, कर लो 75 अपॉन 135 मल्टीप्लाई बाय 100। बट डू रिमेंबर वन थिंग इन माइंड के पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखे बगैर हम काम नहीं करेंगे, मार्क्स नहीं काटेगा। 55.55 यानी ये बिजनेस भी हाईली गियर्ड है, मार्क्स तो नहीं काटेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो फॉर्मूला तुम्हारी इज्जत रख लेता है। हाँ, अब मांग रहा है डिविडेंड यील्ड रेशो। क्या मांग रहा है, मैंने बताया था तुम्हें पढ़ाते हुए कि डिविडेंड यील्ड होता है शेयर होल्डर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि भाई मुझे शेयर प्राइस के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे भाई करंट शेयर प्राइस उन्होंने दे दी है जो कितनी है, $10। इन्होंने मुझे दे दिए क्या, टोटल डिविडेंड्स कितने दे दिए, टोटल डिविडेंड्स। मेरे पास डिविडेंड पर शेयर नहीं है, तो मुझे ये बताया हुआ है कि टोटल डिविडेंड्स 12 मिलियन और टोटल इशूड शेयर भी 12 मिलियन है। तो 12 डिवाइड बाय 12 मैंने जब किया तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया, 1। तो $1 अपॉन $10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, 10%। डिविडेंड यील्ड मेरा क्या आ रहा है, 10%। जरा दोनों आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है या नहीं है। 75/135 ठीक है, दूसरा 10% ठीक है। अच्छा, ओके, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। अगर आपको डेटा के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो आपको नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो आप उसको इस्तेमाल कर लोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता है दो तरीकों से निकलता है,
टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो टेबल 2 बोला है, देखते हैं टेबल 2 को। ये रहा। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, तो जब आपको दोनों चीजें दी हुई होंगी तो आप क्या लोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच इज व्हाट 3.5 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड सामुची दिया हुआ है 58, 3.5 अपॉन 58 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो सफान। 3.5 अपॉन 58 मल्टीप्लाई बाय 100, 3.5 अपॉन 58 मल्टीप्लाई बाय 100। 6 पॉइंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बहुत कम आ रहा है। क्या आ रहा है, 6.034%, यानी बहुत कम है। देखते हैं जरा। बेटा तूने क्या कैलकुलेट किया है? नहीं सही किया है ना, इसने तो सही किया। उसने वो दूसरा वाला आंसर दिया, सही किया है 6.03%। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये मैंने बताया था कि ये रेशियो क्या बताता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। क्या बताता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। फॉर्मूला क्या होता है, करंट शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। क्या होता है, लिख लो अपने पास, करंट शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो जरा अब यहां पर ये देखो कि करंट शेयर प्राइस कितनी है हमारी। करंट शेयर प्राइस हमारे पास इन्होंने दी हुई है जो ये 3.30। मुझे निकालना है अर्निंग पर शेयर। क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर। तो उसके लिए हम लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे, अर्निंग पर शेयर बिल्कुल एंड वाला हिसाब किताब होता है। मैं वापस, हाँ लेट मी, वैसे मैं चेक भी कर लेता हूं कि मैं गलत तो नहीं हूं। 2 डिवाइड बाय 15, आई थिंक आई एम राइट। ऐसा ही है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो भाई प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। करंट शेयर प्राइस तो दे दी, मुझे अर्निंग पर शेयर निकालना है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मेरा 2 था उसको पहले मैंने डिवाइड किया 15 से। तो देखो पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही, 2 डिवाइड बाय 15 करो। चलो ना कैलकुलेटर चलाओ। 2 डिवाइड बाय 15, 0.133। ये मुझे एक शेयर एक साल में इतना अर्न कर रहा है, और मेरी करंट शेयर प्राइस कितनी है 3.30। तो जरा 3.30 को 0.13 से डिवाइड करो। यानी 24.81 टाइम्स आंसर आ रहा है, विच मींस के 24.81 टाइम्स मेरी इतनी अर्निंग होगी, तब जाके मेरी शेयर की प्राइस रिकवर होगी। विच मींस भाई अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है शेयर होल्डर्स को इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर। इतने कम अर्निंग्स होने के बावजूद भी इस पे इन्वेस्ट हो रहा है या इसकी प्राइस ये है। लेकिन ये तो अब हम करंट सिनेरियो में देख रहे हैं ना, हो सकता है इसकी पहले प्राइस ज्यादा हो और अब क्या हो गई हो, और ज्यादा कम हो गई हो। देख लेते हैं। तो ये 24.8 टाइम्स यहाँ पर उन्होंने आंसर दिया है। अब निकालना है डिविडेंड यील्ड। क्या निकालना है, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट शेयर प्राइस। करंट शेयर प्राइस मुझे दी हुई है जो कितनी है 3.3। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलता है, टोटल डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो 1.5 अपॉन 15 निकालो प्लीज। 0.1। तो 0.1 अपॉन 3.30 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो क्या आ रहा है डिविडेंड यील्ड। हाँ 3.03%। चेक कर लेते हैं।
बिल्कुल 3.03% आंसर आ रहा है। एक और कैलकुलेशन देखते हैं। अब देखो ये इस तरह के सवाल भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, refer to appendix A, calculate two profitability ratios। इस तरह ये बोल सकता था calculate two financial efficiency ratios, ये calculate two liquidity ratios। तो तुम्हें हर हेडिंग के अंदर जो फॉर्मूलाज आते हैं वो रेशियोज जो आते हैं तुम्हें पता होने चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लिक्विडिटी में क्या आता है? करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो। फाइनेंशियल एफिशिएंसी में क्या आता है? इन्वेंटरी टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स रेशो, ट्रेड पेबल्स रेशो। शेयर होल्डर रेशो में क्या आता है? डिविडेंड यील्ड रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, डिविडेंड कवर रेशो। फिर आपका गियरिंग रेशो और ये सारी चीजें अलग है। तो मुझे दो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज निकालना है, डेटा को देखते हुए देखेंगे। दो रेशियोज हैं, अब दो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दिए हैं, कोई से निकालो और एग्जामिनर ने एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ रिजल्ट दिया हुआ है। तो अभी उसी की बात हो रही है ना कि कैलकुलेट टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फॉर के इन 2016 देखते हैं। अपेंडिक्स ए में चले गए। मुझे अच्छा ये भी देख लेना कि पहले 2015 है फिर 2016 है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बोलते हैं, डेटा किसका है कि मैं कौन से वाले रेशियोज निकाल सकता हूँ। तो मुझे नजर आ रहा है कि मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और रेवेन्यू है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो कभी कभार हाँ हाँ है, तो मैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट, ये भी ध्यान रखना होता है। तो पहले निकाल लेते हैं, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। 6/112.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और दूसरा तुम्हारा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 6 अपॉन, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी वाला। तो 34 प्लस 29 क्या होता है? 63। 6 अपॉन 63 मल्टीप्लाई बाय 100। जरा दोनों कैलकुलेशंस करो और दोनों आंसर्स बताओ मुझे। एक रेशियो एक साल से 2015 से ले और एक का 2016 बोला है ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, हंस जाओगे। किसका? पहले वाले का? इसका 9. ठीक है, 5.33%। देखते हैं इसके आंसर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड तुमने क्या आंसर बताया था? 5.33। हाँ एक और था क्या था इसके लॉग चेक सही है, 5.33 ईयर आ गया। आगे दूसरा और 9.5%, ठीक है। अच्छा देखो मैंने पहले ही बोला था ना कि इसने कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने तरीके से कैलकुलेट किया उससे भी अलाउ किया इसने, और दूसरा इसने सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी पे भी इसने अलाउ, तो एग्जामिनर कर देता है अलाउ, फॉर्मूलाज वगैरह प्रॉपर मेंशन करो। तो मैंने बोला ना तुम्हें कैटेगरीज ही पता होनी चाहिए कि किसके अंदर क्या आता है। इस तरह के सवाल भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उसको यहाँ पर होल्ड करते हैं।